सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने सोशल ऑडिट एंड सोशल अकाउंटिंग के टॉपिक को कंप्लीट करा। आई होप वो आपको अब अच्छे से क्लियर है, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इफ़ एनीबडी इज़ न्यू टू द चैनल तो भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे आने वाले अपडेट्स मिस ना कर पाएँ। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। ओके, नाउ बिफोर दिस थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसके बारे में एक बेस बना लेते हैं। है क्या, हम अभी तक जो करते आ रहे थे दैट वाज अबाउट दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया था हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ा, देन हमने कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ा, बट सबसे पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था लेजर के बारे में, जर्नल के बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में। और ये सब जो भी हमने करा दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन दी डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बोलो या फिर इसको हम बोल सकते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। और ये कहता क्या था कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव एटलीस्ट टू इफेक्ट्स। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होंगे। दैट मीन्स इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड देन द कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द इक्वल अमाउंट। मीन्स अगर किसी चीज़ को हमने 100 रुपीज़ से डेबिट करा, देन सेकेंड थिंग विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट। मीन्स डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होंगे, उसमें दो एस्पेक्ट्स को कंसिडर करा जाता था। बट यहाँ पे हमारे टॉपिक का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी जो मैं आपको एक बेस बिल्डिंग बना रही हूँ, अच्छे से समझ लेना, आगे आपको पूरा टॉपिक समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब जिसने ये समझ लिया अच्छे से, उसको आगे काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके, अब क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें क्या होगा, हमने सिंगल एस्पेक्ट को ही कंसिडर करना है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या था, डबल एस्पेक्ट, कि हम हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स दिखाते थे। एक चीज़ अगर डेबिट होती थी तो दूसरी चीज़ को हम क्रेडिट भी करते थे विद द सेम अमाउंट। बट यहाँ पे है सिंगल एस्पेक्ट को ही कंसिडर करेंगे। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको एक ट्रांजैक्शन दी है, कैश सेल्स मेड टू मिस्टर एक्स। आपने कैश सेल करी किसको, मिस्टर एक्स को। अब कैश में सेल करी है, दैट मीन्स आपके पास कैश आया, कैश एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स आपकी एक तरह से इनकम या रेवेन्यू है, वो जब बढ़ता है तो क्रेडिट। ये हमने करा ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हमने डेबिट क्रेडिट वाला लॉजिक लगा के फिर करा, हमने प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके करा। बट यहाँ पे सिंगल एस्पेक्ट में क्या होता है, इसमें एक ही इफेक्ट देखते हैं। इसमें ये पहली बात तो यहाँ पे आप भूल जाएं कि डेबिट और क्रेडिट का कोई रूल लगेगा। इसमें कोई भी सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी रूल को फॉलो नहीं करा जाता, यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये अपने आप में ही इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि आपने देखना है यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सिंगल चीज़ों को ही कंसिडर करा जाएगा, पूरी ट्रांजैक्शन को कंसिडर करेंगे ही नहीं। लाइक यहाँ पे अगर करा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सिंगल एंट्री में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कैश इतना पैसा आया है इस रिस्पेक्टिव पर्सन से, तो नोट डाउन कर देंगे, बाकी सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसा ही होगा कुछ इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में। अब मैं आपको बताती हूँ सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको एक और मेन चीज़ क्या याद रखनी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ओनली दी पर्सनल अकाउंट्स आर कंसिडर्ड। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स को कंसिडर करते हैं, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर इग्नोर्ड। अब क्योंकि सेल भी अ काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए हमने यहाँ पे सेल को इग्नोर कर दिया। बट आप सोचेंगे कि कैश तो है, यहाँ पे कैश तो रियल अकाउंट है। येस, दिस इज द एक्सेप्शन। बस यहाँ पे एक और कभी कभी अभी आप जब टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम देखेंगे, वहाँ पे एक टाइप आएगी जहाँ पे हम कैश बुक भी मेंटेन करेंगे उसमें। तो कैश बुक में मेंटेन करने के लिए हमें कैश की ट्रांजेक्शन चाहिए होगी, देयरफॉर हम यहाँ पे कैश को कंसिडर करेंगे। तो ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताई, बाकी आप मेन इसमें याद क्या रखेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को इग्नोर करा जाता है, उनके रिलेटेड एंट्रीज नहीं करी जाती, बट सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स के करते हैं। लाइक द नेम ऑफ डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, हमारे जो भी सप्लायर्स वगैरह। बट यहाँ पे रियल अकाउंट के लिए एक्सेप्शन है कि कैश वाली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं कब, जब कैश बुक मेंटेन होगी, अदरवाइज मेजरली यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स की ही बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, देन मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको यहाँ पे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम इसको दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स।
अब क्यों बोलेंगे इसको अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक तरह से इनकम्प्लीट ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, पूरा तो नहीं कर रहा ना। तो हम अकाउंट्स बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंगल एंट्री सिस्टम, तो हम इसका नाम दूसरा बोल सकते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ओके, अब ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है इनको ज़्यादातर कौन अडॉप्ट करती हैं? स्मॉल फर्म्स। ठीक है, स्मॉल फर्म्स में आप बोल सकते हैं जो छोटी छोटी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होती हैं जहाँ पे सिंगल ओनर होता है, या फिर जो स्मॉल पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं मोस्टली वही इन मेथड को अडॉप्ट करती हैं। वैसे तो आजकल ये लीस्ट यूज मेथड है, सिंगल एंट्री को कोई इतना अडॉप्ट कर ही नहीं रहा, बट जनरली बात करें तो स्मॉल सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स या फिर पार्टनरशिप कंसर्न्स इनको कभी अडॉप्ट कर लेती हैं। ठीक है, और ये स्मॉल फॉर्म सिंगल एंट्री को ही क्यों अडॉप्ट कर रही हैं? क्योंकि इनकी इतनी अर्निंग भी नहीं होंगी, क्योंकि स्मॉल स्केल में काम कर रही हैं। तो अगर ये पहले अकाउंटेंट को हायर करने लगे, अकाउंटेंट की फीस देंगे 5 to 10,000 वहाँ चली जाएगी, तो क्या होगा, पहले खर्चा इनका इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, जितना इन्होंने खुद अर्निंग नहीं करनी उतना इनको बाकियों को पेमेंट करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल फर्म्स होती हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट करती हैं। उनको पता होता है कि हमारे इतने ट्रांजेक्शन्स है ही नहीं, और उस फर्म्स में क्या होता है इतने एम्प्लॉयज़ भी नहीं होते जिनको ज़्यादा वेजेस वगैरह देनी पड़े, तो वो प्रेफर करती हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम को करें नॉर्मल। बस वो देखती क्या है, जैसे ये होते हैं ना स्मॉल शॉपकीपर्स वगैरह, वो भी सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। वो सिंपल क्या लिखते हैं, अगर किसी को सेल करी लिख दिया मिस्टर एक्स, इसको सेल करी इतना पैसा आ गया, इससे हमने पेमेंट करी मिस्टर वाई इतना पैसा गया हमारा चला गया। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे ही जनरली एक रफ वर्क में बना लेते हैं। कोई इसके लिए प्रॉपर आपको वैसे भी नहीं चाहिए कि जर्नल लेजर वाली बुक लें, तो वहाँ पे सिस्टमेटिक वे में बनाए। यहाँ पे एक वही मैंने आपको जैसे बताया, एक लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। प्रॉपर स्टैंडर्ड की तरह आप जैसे बोलो, जैसे हम डबल एंट्री सिस्टम में करते थे, एक सेट फॉर्मेट थे ना, जैसे हम बोलते थे बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, लेजर अकाउंट्स बनाने का ये है, जर्नल का ये है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं इसका थोड़ा जो मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विच इज रेयरली प्रिवेलिंग दीज डेज। ये सिस्टम जो है इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, और आजकल ये रेयरली ही प्रेजेंट है। प्रिवेलिंग मतलब प्रेजेंट, इतना यूज़ नहीं होता है। ये ओल्डेस्ट मेथड है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। इन दिस सिस्टम ओनली वन साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। वही इसमें सिंगल एस्पेक्ट को ही कंसिडर करा जाता है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी रूल्स, मैंने बताया इसमें डेबिट क्रेडिट वाला कोई भी लॉजिक नहीं है, इसमें प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं करते। एज इट लैक्स द ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, इसमें ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है, जिसमें हम क्या करते थे, दो एस्पेक्ट्स को देखते थे। ड्यूअल मीन्स टू, तो टू एस्पेक्ट्स कंसिडर करे जाते थे। बट यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली वन साइड विल बी रिकॉर्डेड। लाइक मैंने भी आपको एग्जांपल बताई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स को इग्नोर करेंगे, सिंपली हम बुक्स में लिख देंगे कैश, बस इतना सा लिखा रहा, हमें पता है इतना पैसा हमारे पास आ गया, तो बात खत्म। तो ये क्या था, एक तरह से मैंने आपको बताया इनकम्प्लीट सिस्टम है, प्रॉपर खुद में ही कंप्लीट ही नहीं है ये। देयरफॉर दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसको हम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, या फिर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो जो भी नोट्स बना रहे हैं इसको लिख लें। वैसे आई विल प्रेफर कि हर एक बच्चा अपने हाथों से खुद ही नोट्स बनाए, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, या फिर इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। तो आप याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज दी अनदर नेम फॉर सिंगल एंट्री सिस्टम, तब आपको ये पता होना चाहिए। या फिर हो सकता है आपको सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पे कोई क्वेश्चन आए, बट वहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं लिखा होगा, ये टर्म्स यूज़ करी होंगी जो मैंने आपको बाकी नाम बताए, तो आपको पता होगा तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? चलिए देन, अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इस सिस्टम के अंडर कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड डेटर्स आर मेंटेन्ड। ये मैंने आपको बता दी कि सिंगल एंट्री सिस्टम में रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर इग्नोर्ड। रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के रिलेटेड हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते, बट रियल के लिए मैंने आपको एक्सेप्शन बताई, दैट इज कैश बुक। जब कैश बुक की बात आएगी तब हमने रिकॉर्ड करना है, और कैश बुक में हमने कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करनी है। कैश खुद में ही एक रियल अकाउंट है, तो मेजरली बात करें रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को इग्नोर करते हैं, बट रियल के लिए एक्सेप्शन है, दैट इज कैश। और ये कैश बुक भी कब बनेगी, आगे हम फर्दर टाइप सीखेंगे जब सिंगल एंट्री सिस्टम के, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बट आपने यहाँ पे याद कर रखना है, मेन ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन। आपको पूछ सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये दो मेन चीज़ें हैं, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स वाली चीज़ें। और पर्सनल अकाउंट्स किसके रिलेटेड हैं? पर्सनस के रिलेटेड, और ये क्रेडिटर्स डेटर्स वगैरह ये सब पर्सनस की कैटेगरी में आ जाते हैं, देयरफॉर दे आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स।
ठीक है, एंड नो अदर लेजर इज मेंटेन, यही दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं, बाकी और भी कोई लेजर नहीं बनाते, लाइक वी यूज टू मेक इन द डबल एंट्री सिस्टम। अंडर दिस एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विदाउट अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। वही रिपीट हो गया, इस सिस्टम के अंडर हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे विदाउट अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डेबिट क्रेडिट वाले रूल्स जो हमने पढ़े थे वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक मेथड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। इनकम्प्लीट तो हमने पढ़ लिया, बट ये अनसाइंटिफिक क्यों है, इसका रीज़न क्या है? पहले तो साइंटिफिक क्या है, दैट विल बी बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, बट यहाँ पे मैंने आपको खुद ही पहले ही बता दिया कि जो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है वो प्रॉपरली किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता। यहाँ पे कोई सेट ऑफ नॉर्म्स नहीं है या कोई प्रिंसिपल्स नहीं है इसमें, देयरफॉर इट इज़ अनसाइंटिफिक। बट बात करी जाए अगर डबल एंट्री सिस्टम की, तो दैट इज साइंटिफिक, क्योंकि वो कुछ अकाउंटिंग रूल्स पे बेस्ड है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वो दो अप्रोचेस पे बेस्ड होती हैं, और वो दो अप्रोचेस का नाम क्या है। और अगर आपसे पॉसिबल हो कमेंट सेक्शन में लिखना, देन आप मुझे उसके रूल्स भी बता देना कि क्या क्या रूल्स हैं। ओके, क्लियर? चलिए, द नॉमिनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया, नॉमिनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स को हम कंसिडर नहीं करते, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आई होप आपको एक बार क्लियर है कि सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या। ओके, नाउ क्या करेंगे, अब हम समझेंगे थोड़े इनके बारे में, फीचर्स की फीचर्स क्या हैं इन सिंगल एंट्री सिस्टम के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बाकी जो मीनिंग है उन्हीं में से हम फीचर्स भी डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट वन, अंडर दिस सिस्टम ओनली वन कैश बुक इज मेंटेन्ड विच मिक्सेज अप बोथ प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब मैंने आपको बताया सिंगल एंट्री सिस्टम में कभी कभी कैश बुक भी बन जाती है, बट यहाँ पे एक तरह से ड्रॉबैक भी है कि एक ही कैश बुक बनाएंगे, और उस कैश बुक में करेंगे क्या, जो एक सिंगल ओनर होगा ना बिजनेस का, वो बिजनेस की भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देगा, और अपना जो उसने घर का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस किए होंगे, प्राइवेट खर्चा भी होगा ना, वो भी यहाँ पे डाल देगा। लाइक उसने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस दी होगी, वो यहीं पे ही डाल देगा। तो यहाँ पे मिक्सअप हो जाता है, एक काइंड ऑफ यहाँ पे बोल सकते हैं ये डीमेरिट भी है सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो ये फीचर भी है, तो इसको एक तरह से हम डीमेरिट भी बोल सकते हैं। देन सेकेंड वन, ओनली दी पर्सनल अकाउंट्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड डेटर्स आर मेंटेन्ड। यस, ये भी हमने पढ़ा पहले ही मीनिंग में। देन रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये भी हमने पढ़ लिया। देन देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी एज दिस सिस्टम डिफर फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म। यस, मैंने आपको बताया यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि हर एक फॉर्म, जो भी छोटी फॉर्म्स होंगी ये सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रही होंगी, वो अपनी मर्जी से जैसा मन करेगा उस तरह से अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, क्योंकि इन दी एंड उनको बस पता करना है कहाँ से पैसा हमारा आया और कहाँ पे पैसा गया, हमारा क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ। बाकी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो इस तरह से कैलकुलेट करें कि उनको खुद में पता लगे। बाकी ऐसे जनरली प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में जैसे हम इसमें डबल एंट्री सिस्टम में करते थे, ट्रेडिंग बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, ये सब उसमें नहीं होता। देन इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मीन्स सस्ता पड़ता है, एंड सुटेबल फॉर स्मॉल सोल ट्रेडर्स। जो छोटे स्मॉल सोल ट्रेडर्स होते हैं, वही सोल प्रोप्राइटरशिप्स या फिर पार्टनरशिप कंसर्न्स, उनके लिए ही ज़्यादा सुटेबल है। इकोनॉमिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उनको ज़्यादा ये जो पूरी अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो खर्चा भी कम होगा, क्योंकि अकाउंटेंट भी उन्होंने हायर नहीं करना है, देन आगे सीए से ऑडिट भी नहीं करवाना है, कुछ भी नहीं है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिकल सिस्टम बन जाता है। देन देयर आर नो फिक्स्ड नॉर्म्स टू फॉलो। यस, क्योंकि अनसाइंटिफिक मेथड है, यहाँ पे फिक्स नॉर्म्स नहीं है। नॉर्म्स मतलब वही रूल्स प्रिंसिपल्स वगैरह फॉलो नहीं करे जाते। देन इट इज़ फ्लेक्सिबल इन इट्स ऑपरेशंस। यस, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक रफली किसी भी शीट पे वो बनाना शुरू कर देंगे कि यहाँ से पैसा है, वहाँ से गया, तो यहाँ पे जब मन चाहे कहीं पे भी हम चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सेट फॉर्मेट ही नहीं है, तो जहाँ मन किया वहाँ पे हम चेंजेस ला सकते हैं। हेंस इट इज़ फ्लेक्सिबल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, एंड प्लीज़ वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी दें। आई वांट कि वीडियोस को जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक्स भी हों, और मुझे पता लगे कि आपको समझ भी आ रहा है। इट विल गिव मी मोटिवेशन, मुझे लगेगा कि हाँ मेरे एफर्ट्स जो हैं आपको बेनिफिट भी दे रहे हैं। तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, सो प्लीज़ लाइक दी वीडियो। चलिए, कम बैक। देन दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। वैसे तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। फर्म्स यूजिंग द डबल एंट्री अप्रोच। अब जो फर्म्स डबल एंट्री अप्रोच को फॉलो करती हैं, दे रिपोर्ट देयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मीन्स जो भी वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं, वो किस पे करते हैं, ऑन एक्रूअल बेसिस। तो सिंपल याद रखना है, डबल एंट्री सिस्टम में एक्रूअल बेसिस को फॉलो करा जाता है, बट द फर्म्स यूजिंग सिंगल एंट्री अप्रोच, सिंगल एंट्री अप्रोच के केस में क्या होता है, कैश बेसिस को फॉलो करा जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा, आपको पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है, याद रखना। डबल एंट्री सिस्टम में एक्रूअल बेसिस और सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश बेसिस। दैट्स वाई हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम।
सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू टिल नाउ। बाकी कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके चलिए, हमने फीचर्स तो पढ़ लिए, अब उन फीचर्स से हम एक तरह से एडवांटेजेस भी समझ लेते हैं। बाकी आपको मैंने बताया प्रॉपर पॉइंट्स तो लर्न नहीं करने, बट येस नॉलेज तो हो ताकि हम अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन। ओके चलिए पढ़ लेते हैं। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग हैज़ द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ सिंप्लिसिटी ओवर द डबल एंट्री अकाउंटिंग। पहली बात तो यही है, हाँ डबल एंट्री अकाउंट में कितनी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती थी, आपको हर एक चीज़ सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनानी है, फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग बनानी है। बट सिंगल एंट्री अकाउंटिंग जो है, या वी कैन से सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, उसमें क्या है, सिंप्लिसिटी है, काफ़ी सिंपल होता है बनाना। इवन अ ले मैन कैन ऑल्सो मेक दैट। जिस पर्सन को प्रॉपर नॉलेज नहीं है फाइनेंस या अकाउंटिंग की, वो भी इसको मेंटेन कर सकता है। Then, people with little or no background in the finance or account can easily understand the single entry records and reports। वही बात, ऐसे people जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस का, या फिर जिनको अकाउंट्स की कोई भी नॉलेज नहीं है, वो भी इजीली इन सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स को समझ सकते हैं, या जो भी इससे रिपोर्ट्स बनेंगी। देन द स्मॉल कंपनीज कैन यूज दिस सिस्टम विदाउट हायरिंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट और बुक कीपर। मैंने आपको बताया है कि स्मॉल कंपनीज इसको यूज़ कर सकती हैं विदाउट हायरिंग कोई भी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट, उनको बुक कीपर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही इसको बना सकती हैं, इवन द पीपल विद नो बैकग्राउंड इन फाइनेंस और अकाउंटिंग। क्लियर? चलिए, देन दिस सिस्टम डज नॉट रिक्वायर एनी कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। Nowadays various accounting softwares are being used like Tally हो गया, Busy हो गया, ये सब यूज़ होते हैं एंड ये भी कॉस्टली होते हैं काफ़ी, ऐसे इनको एक्वायर करना होता है तो। बट जो ये सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम, इसके लिए जो भी फर्म्स हैं उनको ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, देन दिस अकाउंटिंग इज सफिशिएंट फॉर अ स्मॉल बिजनेस दैट हैज़ फ्यू एम्प्लॉयज़। जिन फर्म्स में कम एम्प्लॉयज़ हैं, कम ओनर्स हैं उनके, मतलब यहाँ पे ये पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं कि पार्टनर्स ही कम है, ठीक है, फ्यू एम्प्लॉयज़ फ्यू ओनर्स, या फिर जिनके कम ट्रांजेक्शन्स हैं, उनके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम सुटेबल है। ओके, ये तो हो गए एडवांटेजेस। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दी डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। आपको पता है अगर हर एक चीज़ का मेरिट है तो डीमेरिट भी कोई ना कोई होगा। नाउ फर्स्ट वन, इट इज़ इनकम्प्लीट। येस, ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है खुद में ही कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं। देन इट इज़ अनसिस्टमेटिक, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है तो हम इसको सिस्टमैटिक तो बोल ही नहीं सकते। देन अनसाइंटिफिक, क्योंकि ये किसी भी रूल्स पे बेस्ड नहीं होता। क्लियर? फर्स्ट वन हो गया। देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू असर्टेन द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म सिंस द नॉमिनल अकाउंट्स आर मिसिंग अंडर दिस सिस्टम। नाउ अब हम सबको पता है ये जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं किसके रिलेटेड होते हैं, इनकम्स या फिर एक्सपेंसेस के रिलेटेड होते हैं। अब अगर हम अपनी इनकम्स या एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कैश के थ्रू तो करेंगे, बट एक्चुअल में हमें नहीं पता कि कहाँ से इनकम थी या कहाँ से एक्सपेंसेस थे, उसी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें हम करेक्टली प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते, और वैसे भी ना ही यहाँ पे ट्रेडिंग का P&L बनता है, तो प्रॉपर सीक्वेंस में निकल ही नहीं सकता। ओके, दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। देन देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एज इट लैक्स फिक्स्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। वही मैंने बता दी, यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है क्योंकि यहाँ पे रूल्स या प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। देन दिस सिस्टम इग्नोर्स डेबिट एंड क्रेडिट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। यस, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो डेबिट क्रेडिट प्रिंसिपल्स कहाँ से आ गए, इनको तो फॉलो करने का मतलब ही नहीं। सो अब जब डेबिट और क्रेडिट प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, सो ट्रायल बैलेंस कांट बी प्रिपेयर्ड। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते थे हम, हमें पता है ट्रायल बैलेंस में एक पूरी साइड हम लिखेंगे डेबिट की, एक पूरी साइड लिखेंगे क्रेडिट की, देन एट द एंड हम डेबिट क्रेडिट का टोटल करेंगे ताकि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करें। बट अगर हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स को ही फॉलो नहीं कर रहे तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। अब ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी निकाली नहीं जाएगी, देयरफॉर इट लैक्स द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। क्लियर है ये भी पॉइंट? चलिए, देन फाइनेंशियल पोजीशन कांट बी डिस्क्लोज्ड एज बैलेंस शीट कांट बी प्रिपेयर्ड ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ रियल अकाउंट्स। अब मैंने आपको बताया रियल अकाउंट्स भी यहाँ पे इग्नोर करे जाते हैं, एक्सेप्ट कभी कभी कैश वाला हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन को भी इजीली हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैलेंस शीट ही नहीं बनेगी, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें क्या चाहिए, रियल अकाउंट्स भी चाहिए। रियल अकाउंट्स में क्या आ जाएगा, ये सब एसेट्स वगैरह। अब प्रॉपर बैलेंस शीट ही नहीं बन रही तो किस तरह से हम फाइनेंशियल पोजीशन को भी डिटरमाइन करेंगे, देयरफॉर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। बाकी ये है
है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, लाइक अगर स्मॉल फर्म्स हैं, अब वो फर्म्स हैं उनको कभी शॉर्टेज हो जाए मनी की, तो उनको लोन भी चाहिए। लोन कहाँ से लेंगे? बहुत सारे वेज हैं, जिनमें से एक है बैंक लोन। अब जब वो बैंक के पास जाएंगे, बैंक वाले इतनी आसानी से थोड़ा ना लोन देते हैं। वो पहले बोलेंगे हमें आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताइए, हमें बताइए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ हैं, ताकि उसको देख के हम ये एनालिसिस करें प्रॉपर कि क्या आप इतने कैपेबल हैं कि आप अगर फर्दर हम पहले आपको पैसे दे दें तो आप फ्यूचर में हमें पे करें। तो हमारे लिए तो डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है हमने तो सिंगल एंट्री सिस्टम बनाया था, अब हम कहाँ से लेके आए बैलेंस शीट वगैरह। तो एट दैट टाइम हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ, हम किसी सीए को हायर करते हैं जल्दी से। देन उसका काम ही ये होता है, वो एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट या पीएनएल की तरह बनाते हैं, अपने एस्टिमेटेड लगाते हैं, प्रोविजनल बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें वो जो स्मॉल बिजनेस के ओनर होंगे वो उनको डिटेल देंगे। बस वो सिंपल पूछेगा आपके यहाँ पे कितने एसेट्स पड़े हैं, ये बता दीजिए, क्या क्या मशीनरी है, स्टार्टिंग में थोड़ा आइडिया बता दीजिए कितना पैसा लगाया था, अभी एस्टिमेटेड कैश कितना है आपके पास। वो सब इन्हीं चीज़ों से एनालिसिस करके सीए आपको बैलेंस शीट एक बना देगा। वो रही बात अलग, ठीक है, बट वो भी देखा जाए तो प्रॉपर तो नहीं ना बन रही है, वो तो एक एस्टिमेशन बेसिस पे बनेगी। सो यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर? बाकी आप ये मत सोचना कि बहुत लेंदी हो रहा है या फिर इतना थ्योरेटिकल हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग फ्रॉम माई साइड कि आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो, ताकि आपको डिफिकल्टी भी ना हो समझने में। बस ये है, एक बार तो आपको सुनना ही पड़ेगा सारा, ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए, माइंड में बैठ जाए। बाकी फर्दर जब आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज वगैरह की, देखना इजीली आपसे अटेम्प्ट भी हो जाएंगे। ओके, तो बस ध्यान से सुनते रहिए। बस माइंड में ये सब मत लाना डिफिकल्ट है, थ्योरी है, होगी नहीं, ये सब नहीं है, बहुत ईजी है। वैसे आप खुद भी नोटिस कर ही रहे होंगे, सारा रिलेटेड ही है जितना भी तक हमने पढ़ा। ओके, चलिए देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेसेस। यस, ये सुटेबल है स्मॉल फर्म्स के लिए, तो लार्ज बिजनेस के लिए ऑब्वियसली सुटेबल नहीं होगा, या फिर कंपनीज वगैरह के लिए। ओके, देन थेफ्ट्स एंड अदर लॉसेस विल नॉट बी इजीली डिटेक्टेड। अब हमने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं करके रखे, तो चाहे हमारी शॉप में चोरी हो जाए हमें पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर स्टॉक का भी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करके रखा। एज आई एम सेइंग कि यहाँ पे कैश बुक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल अकाउंट्स की डिटेल नोट कर लेंगे, तो ये सब हमने नोट ही नहीं कर रखा होगा कि हमारा कितना स्टॉक था, हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। चोरी भी हो जाएगी तो इजीली डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, या कोई भी लॉस होगा हमें नहीं पता लगेगा, और यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रॉड के भी। तो अभी भी नोट कर ले, देयर आर हायर चांसेस ऑफ फ्रॉड इन केस ऑफ सिंगल एंट्री system. Then, nevertheless, the majority of the firms worldwide use double entry system, not single entry accounting. वही बात कर दी मैंने, आपको पहले ही बता दिया, आजकल मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स क्या है, वो डबल एंट्री का यूज़ करते हैं, इतना सिंगल एंट्री का यूज़ नहीं होता। क्लियर? चलिए, ये हो गए हमारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स, या हम कह सकते हैं मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें आपको डीप में नहीं जाना है, इसमें भी सिंपल एक तो आपको नाम लर्न हो, बस ये चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं इनको आप समझ लें, टाइप्स आपकी अल्टीमेटली क्लियर है। ओके, फर्स्ट वन, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ओनली द पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। मीन्स सिर्फ ये डेटर्स क्रेडिटर्स वाली बात आएगी, उन्हीं के अकाउंट्स बनेंगे, एंड देयर इज नो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कंसर्निंग द सेल्स, परचेज, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस। मीन्स सिर्फ पर्सनस के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उन्हीं के अकाउंट्स को मेंटेन करा जाएगा, ये सेल, परचेज, कैश, बैंक वगैरह इन सबको इग्नोर करेंगे। दिस मेथड इज नॉट अडॉप्टेड इन प्रैक्टिकल रियल लाइफ। यस, रियल लाइफ में थोड़ा करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में तो हमारे पास कैश भी होगा, तो कैश इन हैंड तो ऑब्वियसली होगा, तो दिस इज नॉट अप्लाइड इन प्रैक्टिकल रियल लाइफ, एज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक बैलेंस की इन्फॉर्मेशन हम नोट ही नहीं करते, बट सच में ऐसा रियलिटी में नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने सिंपल याद रखना है, एक टाइप होती है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, और उसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको एमसीक्यू भी ऐसे पूछ सकते हैं, इन विच टाइप ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली द पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। देन आपको नाम पता होना चाहिए, इन केस ऑफ प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, जो भी हमने मीनिंग पढ़ा ना वही यहाँ पे लिखा है सेम। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, कैश बुक भी मेंटेन होती है अलॉन्ग विद दिस पर्सनल अकाउंट्स। क्लियर? चलिए देन कॉजी सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें क्या होता है, हम कैश बुक के साथ साथ पर्सनल अकाउंट के साथ साथ एक और चीज़ बनाते हैं, दैट इज सब्सिडरी बुक्स। लाइक सेल्स बुक भी बना लेंगे, परचेज बुक्स भी बना लेंगे, बिल्स रिसीवेबल भी बना लेंगे, और बिल्स पेएबल भी बना लेंगे। तो कॉजी सिंगल एंट्री सिस्टम में आपने क्या याद रखना है, इसमें कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स के साथ साथ हम सब्सिडरी बुक्स को भी मेंटेन करते हैं।
क्लियर। चलिए देन आगे क्या है, अभी मैंने आपको क्या बोला, कैश बुक को भी मेंटेन करते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ पे कैश बुक किस तरह मेंटेन करेंगे सिंगल एंट्री के केस में। तो यहाँ पे एक मैंने आपको ये थोड़ा फॉर्मेट बना के बता दिया है, बाकी आपको ये कुछ भी लर्न नहीं करना है, जस्ट मैं आपके माइंड में एक बार बैठ जाए ये चीज़ कि किस तरह से बनता है, जस्ट फॉर द नॉलेज। बाकी आपको ये चीज़ नहीं पूछेंगे, मुझे लगा कि एक बार आपको पता होना चाहिए तो मैंने यहाँ पे बना दिया। ओके, कैश बुक ऑफ फॉर्म्स यूजिंग सिंगल एंट्री सिस्टम। अब कैश बुक यहाँ पे कैसे बनती है, वहाँ पे तो होता था ड्यूअल एस्पेक्ट के बेसिस पे कि एक साइड डेबिट साइड भी जाती थी, क्रेडिट साइड भी जाती थी, बट यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला कोई भी लॉजिक नहीं है। यहाँ पे सिंपल डेट लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन जो चीज़ें होंगी, इनकम, एक्सपेंसेस और बैलेंस। सबसे पहले क्या होगा, जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा होगा, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया, सपोज आपकी ओपनिंग डेट थी 1 अप्रैल 2021, तो अब यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे जितना भी होगा। देन फर्दर जो भी ट्रांजेक्शन्स होती जाएंगी डेट वाइज डे वाइज, वो हम यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे। सबसे पहले कोई इनकम हुई होगी तो हमने इनकम साइड लिख दिया, एक्सपेंस भी हुआ एक ही दिन में तो यहाँ पे लिख दिया। देन यहाँ पे हमने नेट अमाउंट लिखना है, जो भी बैलेंस आएगा 50 माइनस 30 दैट इज 20,000। देन 5 जुलाई को क्या करा हमने, वेजेस पे करी कैश में, तो दैट इज एन एक्सपेंस, यहाँ पे लिख दिया। देन 10 को हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, वो भी एक्सपेंस है तो यहाँ पे लिख दिया। मीन्स एक साइड पे इनकम्स लिखते जाएंगे जितनी भी आएंगी और एक साइड पे एक्सपेंसेस। देन यहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे, 50 में से 30 गया तो 20। देन 20,000 हमारे पास बैलेंस था, बट उसमें से हमने 5,000 के एक्सपेंस कर दिए, देन बैलेंस बचा 15। देन 5 के एक्सपेंस किए, देन 10 बचा। देन 10 में से 9 के एक्सपेंस किए तो 1 बचा। देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास सेल हो गई 30,000 की, तो 1,000 में 30 ऐड होकर 31,000 आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहा। और इस तरह से हमारी कैश बुक मेंटेन होती है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे वैसा नहीं है कि एक साइड रिसीट साइड है तो एक साइड पेमेंट है, सिंपल एक हम समरी फॉर्म में यहाँ पे बना देते हैं। क्लियर। देन यहाँ पे मैंने लिख दिया, इन दी अबव एग्जांपल ऑफ द कैश बुक फर्स्टली द ओपनिंग बैलेंस इज रिटन, वही पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, एंड देन अ सिंगल एंट्री इज मेड फॉर ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। वही फिर आगे हम एंट्रीज करते रहेंगे इनकम्स और एक्सपेंसेस की। द बैलेंस ऑफ द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। वही यहाँ पे बैलेंस निकाल रहे हैं, ये एक तरह से नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना, 20 में से 5 को लेस करके फिर यहाँ पे बैलेंस लिख रहे हैं, मीन्स आगे आगे बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, और एट द लास्ट हमारा जो कैश का बैलेंस आता है वो हम बोलते हैं हमारा बैलेंस है। बाकी इतना डिटेल में इसको नहीं समझना, जस्ट मैंने आपको एक वो देना था ओवरव्यू कि देखिए इस तरह से कैश बुक मेंटेन होती है जो फॉर्म सिंगल एंट्री को अडॉप्ट करती हैं। बाकी इग्नोर करना है तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, देन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, अब कई बार क्या होगा, आपको बोलेंगे कि प्रॉफिट या लॉस निकाल के बताओ सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। अभी तो मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता है, बट कोई ना कोई हमें सोल्यूशन तो देखना पड़ेगा जिसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस निकाला जाए। लाइक मैंने आपको बताया कि अगर बैंक के पास हमने स्टेटमेंट्स शो करनी हो तो क्या करेंगे, तब हम ऐसे ही तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस को निकालेंगे। देखते हैं, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर प्रॉफिट या लॉस निकालने के। फर्स्ट वन नेटवर्थ और कैपिटल कंपैरिजन और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ये तीन नाम हैं सेम, मतलब इनको तीन नाम से बुला सकते हैं, नेटवर्थ भी बुला सकते हैं, कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी बुला सकते हैं, देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी बुला सकते हैं। देन सेकंड वन कन्वर्जन मेथड और फाइनल अकाउंट्स मेथड। इसका तो आप सिंपल बस नाम याद कर लें, इसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ना। इंपॉर्टेंट है दिस वन नेट वर्थ मेथड, इसको हमने अच्छे से समझना है। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। यही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की आजकल जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम वाले पीपल, वो कौन सा करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। अब इसको हम समझते हैं है क्या नेटवर्थ मेथड। According to this method, the profit or loss made by the business is computed by comparing the capital of two dates, that is on opening date and closing date of a period. चलिए थोड़ा पहले इसमें भी हम बेस बिल्डिंग कर लेते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस थ्योरी। ओके, एक साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करेंगे एंड ऑन अनदर साइड डबल एंट्री सिस्टम। पहले बात करें अगर डबल एंट्री सिस्टम की, इसमें हमें पता है कि प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते थे। सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, देन हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें से कहीं जाके हमारे पास प्रॉफिट निकलता था। यहाँ पे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, बट सिंगल एंट्री में मैंने बोला आपको कि हम इसमें ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के रूल्स ही नहीं लगते, तो ट्रेडिंग और P&L कैसे बनेगा। देन यहाँ पे हम प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं, इसमें हम एक फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं, दैट इज नेट वर्थ मेथड। और नेटवर्थ मेथड कहता क्या है, हम किस तरह से प्रॉफिट निकालना है, जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल है
अभी जस्ट फॉर्मूला एक बार देख लें, मैं आपको समझाती हूँ, क्लियर करूँगी कैसे आया। क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स, हम ऐड करेंगे अगर कोई इंटरेस्ट हुआ ड्राइंग्स पे, फिर जो अमाउंट निकल के आएगी, जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट, उसमें से लेस करेंगे हम कोई एडिशन हुई कैपिटल में, और लेस करेंगे अगर कोई हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ये सब अमाउंट्स लिखने के बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट एज पर दी सिंगल एंट्री सिस्टम। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आप सोचेंगे फॉर्मूला कैसे आया। वैसे कई बच्चों को तो क्लियर ही होगी चीज़, बट स्टिल किसी को डाउट है तो देखिए यहाँ पे, जब हम डबल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट बनाते थे, ये मैं बात कर रही हूँ सोल प्रोप्राइटर वाली बैलेंस शीट, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल एंट्री की भी बात कर रहे हैं, तो छोटे बिजनेस की बात है तो यहाँ पे भी सोल की ही बात करेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कैपिटल आती है ऑन दी लायबिलिटी साइड, और कैपिटल हम यहाँ पे कैसे निकालते थे, ओपनिंग कैपिटल, अगर कोई प्रॉफिट हो तो प्लस करते थे, कोई ड्राइंग्स हो तो सब्ट्रैक्ट करते थे, कोई इंटरेस्ट हो ड्राइंग्स पे तो वो भी सब्ट्रैक्ट करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई एडिशन हुई हो कैपिटल में तो वो ऐड करते थे, देन कोई कैपिटल में इंटरेस्ट हो तो ऐड करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब कहीं जाके हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकलता था। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे इस चीज़ को, जस्ट अ मिनट, अगर ये चीज़ आप नोटिस करें, ये कुछ नहीं है, ये इसी का ही रिवर्सल है। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे एंड में था, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल स्टार्टिंग में है, और यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल जो था वो स्टार्टिंग में था। सॉरी, यहाँ पे एक मैंने चीज़ मिस कर दी, यहाँ पे लेस हम करेंगे ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे क्या करा, ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग में नहीं आई, सेंटर में आई, जस्ट हमने क्या करा, इसमें हमने प्रॉफिट को निकालना था। यहाँ पे नेटवर्थ मेथड में हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट को एक साइड पे रख के बाकी चीज़ों की एडजस्टमेंट कर दी। क्या हुआ, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाला ये चीज़ें ऐड लेस करके, ठीक है, बट जब हमने नीचे से ऊपर जाना है, खुद देखिए रिवर्स करेंगे ना, क्लोजिंग कैपिटल में जो प्लस हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करा, माइनस करा। ठीक है, देन जो एडिशन करी थी वो हमने यहाँ प्लस करी, वो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ सब्ट्रैक्ट करा था, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर दिया। ड्राइंग्स हमने यहाँ लेस करी थी, यहाँ हमने ड्राइंग्स ऐड कर दी, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल, इसको भी हमने लेस कर दिया, तो साइन सबके चेंज हुए। ये रहा प्रॉफिट, इसको हमने साइड पे लिख दिया नीचे निकालने के लिए। बस क्या है, ये वाली इक्वेशन आपको याद हो, अगर कुछ भी हो, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जस्ट एक ही इक्वेशन याद होनी चाहिए, कोई भी फिगर निकालने को बोल देंगे तो सिंपली यू कैन कैलकुलेट। तो यही चीज़ यहाँ पे नेटवर्थ मेथड में इक्वेशन फॉर्म में लिख दी, बस प्रॉफिट को एक साइड पे कर दिया, बाकी चीज़ें वैसे एज इट इज़ नोट डाउन करी। तो क्लियर है, नेटवर्थ मेथड में प्रॉफिट इस तरह से निकलेगा। ओके, एक तो ये है, या फिर नेटवर्थ मेथड कई बार क्या होगा, आपके पास ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा और कुछ भी नहीं दिया होगा। ठीक है, उस टाइम पे अगर आपको बोलेंगे प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 10,000 लेट्स से, और ओपनिंग कैपिटल 8,000, तब हमारा निकलेगा 2,000 का प्रॉफिट। खुद सोचिए ना, हमने स्टार्टिंग में 8,000 लगाया, बट साल के एंड में हमने देखा हमारा कैपिटल 10 बन गया। कैसे बना होगा, प्रॉफिट हुआ होगा ना, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल जब ज़्यादा होगा ओपनिंग कम होगा, मीन्स क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट 2,000। और अगर ऐसा हुआ, ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा हुआ क्लोजिंग कम हुआ, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो नेटवर्थ मेथड से यहाँ पे दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक तो होगा क्लोजिंग, ये मैं प्रॉफिट का बोल रही हूँ, बाकी अगर लॉस का हुआ तो रिवर्सल हो जाएगा, वो आप खुद ही समझ जाइएगा। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट, या तो ये तो सिंपल हो गया तरीका। देन सेकेंड वे इज, हम क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्राइंग्स, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेस करेंगे एडिशंस, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। बाकी ये कुछ भी नहीं है, वही एक आपको सिंपल स्टेटमेंट याद रहनी चाहिए, माइंड में बस इतना बिठाओ, बाकी आप फॉर्मूला लर्न ही मत करो, रट्टा क्यों लगाना है। आपको पता है ओपनिंग कैपिटल है, स्टार्टिंग में कैपिटल बढ़ा है हमारे पास, ठीक है, कैपिटल इतना था, प्लस कब करेंगे, कैपिटल में कुछ ऐड किया होगा, मीन्स एडिशंस प्लस करी होंगी। ठीक है, कैपिटल कब कम होगी, अगर हमने कुछ पैसा निकाल लिया, ड्राइंग्स करी होगी। ठीक है, कैपिटल कब बढ़ेगी, जब हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला होगा। कैपिटल कब कम होगी, जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ होगा।
लेस, ठीक है। कैपिटल कब हमारी इंक्रीज होगी, जब हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, और डिक्रीज होगी जब हमें लॉस होगा, तो वो केस अलग है। देन इसके बाद हमारा इन दी एंड क्या निकल जाता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप बाकी फॉर्मूलाज वगैरह पे जाएं ही मत, जस्ट यही एक इक्वेशन याद करें। बाकी आपको ये इक्वेशन आती होगी, कुछ भी इनमें से एक मिसिंग फिगर निकालने को बोलेंगे, आप अल्टीमेटली निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। बाकी अगर कुछ भी आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं इतना ये डेप्थ में क्यों जा रही हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ रिटेन रहे, ठीक है। और अगर नहीं भी क्लियर हुआ देन घबराने की बात नहीं है, एक बार दोबारा से हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने बताया पहला नेटवर्थ, देन सेकेंड वन कन्वर्जन और फाइनल। और इसके लिए मैंने बोला इसको जस्ट नाम याद रखें कि अगर आपको एग्जाम में पूछ लें कि क्या दो वेज होते हैं कैलकुलेट करने के प्रॉफिट, तो आपको नाम तो एटलीस्ट पता हो ना, ठीक है। तो ये है कन्वर्जन और फाइनल। नाउ हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, दैट इज नेटवर्थ और कैपिटल कंपैरिजन और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कैपिटल कंपैरिजन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं, इसीलिए इसको कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। अब आप सोचेंगे इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होगा क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होगा, कभी क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग होगा, या तो हो सकता है दोनों ही मिसिंग हो, बट मैंने कहा एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आपको पता हो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड क्यों कहते हैं। जब आपके पास कोई भी कैपिटल मिसिंग हो तो आपको किस तरह निकालना होगा, बाय प्रिपेयरिंग दी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट क्या पूरी सिमिलर ही लगती है, लाइक बैलेंस शीट। यहाँ पे आती हैं लाइबिलिटीज़ और यहाँ पे आते हैं एसेट्स। तो जब आपके पास कैपिटल मिसिंग होगी, ठीक है, कैपिटल है ही नहीं आपके पास, बट बाकी चीज़ें अब आप सोचेंगे रियल अकाउंट्स तो है ही नहीं, हम कैसे करेंगे, वही ना हम एस्टिमेशन लेंगे, हमारे पास चलो इतने का कैश होगा, इतनी वैल्यू की तो फर्नीचर हमारे पास पड़ी होगी, तो मीन्स हम एस्टिमेशन बेसिस पे अपने एसेट्स को नोट डाउन कर लेंगे और एस्टिमेशन बेसिस पे कि हाँ इस पर्सन को इतना पैसा देना है, मीन्स क्रेडिटर्स के अमाउंट लिख देंगे, ओवरड्राफ्ट जो अमाउंट, बस एक्चुअल फिगर्स तो हमें पता नहीं होंगे क्योंकि हम नोट डाउन ही नहीं कर रहे हैं, बट एक एस्टिमेशन पे हम क्या करेंगे, जब ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे देन कैपिटल को इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं इन प्लेस ऑफ बैलेंस शीट, इसीलिए हम ये जो नेटवर्थ मेथड होता है इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी कहते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ सेइंग दिस एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और अगर किसी को लग रहा है मैं फास्ट हो गई हूँ ज़्यादा तो आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ओके। चलिए देन नेटवर्थ मेथड, इसको एक बार रीड कर लेते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द बिजनेस इज कंप्यूटेड बाय कंपेयरिंग द कैपिटल ऑफ टू डेट्स। यहाँ पे ये जो नेटवर्थ मेथड है इसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट और लॉस को कैसे निकालते हैं, वही कैपिटल को कंपेयर करके, मीन्स क्लोजिंग कैपिटल भी देखते हैं और ओपनिंग कैपिटल भी देखते हैं। जो भी इसका डिफरेंस है, क्लोजिंग कैपिटल अगर ओपनिंग से ज़्यादा हुआ तो हम बोलेंगे प्रॉफिट है। ये सिंपल मैंने बात की। अब क्योंकि हम क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल को कंपेयर कर रहे हैं, मीन्स कैपिटल का कंपैरिजन कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटल कंपैरिजन मेथड। अब ये बात थी सिंपल, जब मैंने आपको बोला सिंपल है, क्लोजिंग और ओपनिंग दिया है तो बात खत्म, बट क्लोजिंग और ओपनिंग के साथ साथ आपको ड्राइंग्स दी हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी हैं, उन सबको भी कंसिडर करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट दी प्रॉफिट। वही बात यहाँ पे लिखी है, व्हेन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस अंडर दिस मेथड इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग बोथ फ्रेश कैपिटल एंड ड्राइंग्स ऑल्सो इफ एनी। अगर हम प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं इस मेथड के अंडर तो इट विल बी वर्दी, मतलब अच्छी बात है। अगर फ्रेश कैपिटल भी दिया है दैट मीन्स एडिशनल कैपिटल, और कोई ड्राइंग्स भी हैं, साथ में ये भी लिख लेना अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो उन सबको कंसिडर करके हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो पहला तरीका ये, या फिर सेकेंड, इन सब चीज़ों को कंपेयर करके। क्लियर। इफ़ द क्लोजिंग कैपिटल इज़ ग्रेटर देन द ओपनिंग कैपिटल, वही बात फिर से रिपीट कर दी, अगर क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है ओपनिंग कैपिटल से देन द डिफरेंस विल सिंपली रिप्रेजेंट प्रॉफिट, तो हम क्या बोलेंगे प्रॉफिट हुआ। और अगर ऑपोजिट केस हुआ, मीन्स ओपनिंग कैपिटल अगर क्लोजिंग से ज़्यादा हुआ तो लॉस होगा। देन एक चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है, आपने नोटिस करा तो, और इफ़ द क्लोजिंग नेट एसेट्स आर ग्रेटर देन द ओपनिंग नेट एसेट्स, बस सिंपल ओपनिंग कैपिटल की जगह ओपनिंग नेट एसेट्स लिख दिया, क्लोजिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग नेट एसेट्स लिख दिया। तो आपको याद रखना है नेटवर्थ मेथड में कैपिटल को हम नेट एसेट्स के नाम से भी कभी कभी बोलते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना, कहीं आपको एमसीक्यू में ना पूछ लें कि यही कि कैपिटल को हम नेट एसेट्स भी बोलेंगे एज पर दिस मेथड, ओके।
देन समटाइम्स ईदर द ओपनिंग कैपिटल और द क्लोजिंग कैपिटल और बोथ आर मिसिंग। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई। कई बार क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल मिस होगा या क्लोजिंग होगा या तो दोनों ही मिसिंग होंगे। देन दे कैन बी असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैंने बताया तब हम कैसे निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया वही बैलेंस शीट की तरह, उसको हम बनाएंगे जिससे हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का भी कभी कभी यूज़ हो जाता है, हेंस नेट वर्थ मेथड इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। क्लियर है यहाँ तक? देखिए मैंने नोट्स में भी प्रॉपर अच्छे से हाईलाइट भी करा है बताने को आपको कि कब इसको किस रीज़न की वजह से कैपिटल कंपैरिजन कहते हैं या फिर क्यों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड कहते हैं। अब मैं अपनी तरफ से इतना पुट इन दे रही हूँ तो एटलीस्ट अपनी तरफ से भी आप एफर्ट लगाएं इसको अच्छे से समझने की। एक बार समझ नहीं आता कोई बात नहीं, न्यू है आपके लिए, आई अंडरस्टैंड। फिर से दोबारा प्ले करें वीडियो को, बट जो भी है इन दी एंड मैं आपको बोल रही हूँ आपको अच्छे से क्लियर है। और ये बात मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि मेरे अगर लेक्चर्स किसी ने अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करे हैं, हर एक चीज़ में आपको बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, या जो भी हम टेलीग्राम पे कभी क्विज कर लेते हैं या जो भी मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देती हूँ उन सबको अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। आई एश्योर यू कि आपके अकाउंट्स में 25+ मार्क्स होंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम है, इससे एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। बाकी माई नोट्स आर मोर देन एनफ, आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो सब ठीक है। ओके, अब क्या है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L इन सिंगल एंट्री सिस्टम। वही बस सेम दोबारा लिख दिया कि हम प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल, ऐड करते हैं ड्राइंग्स, ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हमारे पास निकल आता है नेट प्रॉफिट या लॉस। नेगेटिव हुआ तो लॉस, पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट। बस हुआ क्या, जो हम ओपनिंग कैपिटल में चीज़ें ऐड करते थे यहाँ क्लोजिंग कैपिटल में वो चीज़ें क्या होंगी, लेस हो जाएंगी, और जो चीज़ें हम ओपनिंग कैपिटल में लेस करते थे वो यहाँ क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हो जाएंगी। एंड ये आप यहाँ पे नोट कर लेना, मुझसे स्किप हो गया, ओपनिंग कैपिटल भी होगा तो उसको हम यहाँ पे लेस करेंगे। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं साथ साथ तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। चलिए अब क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इस पर ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें प्रॉफिट या लॉस निकाल के बताएं इस इन्फॉर्मेशन से। सबसे पहले क्या दिया है, ओपनिंग कैपिटल ₹4,00,000, ड्राइंग्स ₹90,000, क्लोजिंग कैपिटल ₹5,00,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹5,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹6,000 एंड एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000। अब हमें पता है नेटवर्थ मेथड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला है, पता है आपको। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं ना। क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं ड्राइंग्स और क्या ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देन लेस करते हैं हम इसमें ओपनिंग कैपिटल, देन वी सब्ट्रैक्ट द एडिशनल कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये नहीं है कि स्टेप वाइज इसी को सब्ट्रैक्ट के ऐड करना है, कोई भी सीक्वेंस नहीं है, अब जैसे मर्जी ऊपर नीचे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिगर्स को नोट कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल हमें दिया है ₹5,00,000, देन ड्राइंग्स हमें दी है ₹90,000, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा है 5,000, देन दे हैव गिवन द ओपनिंग कैपिटल एज ₹4,00,000। 4,00,000 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। देन एडिशनल कैपिटल को भी सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 30,000। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज ₹6,000। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5,95,000 ये पॉजिटिव साइड का होगा टोटल 5,95,000 और इसका टोटल हो जाएगा 4,36,000। तो जब हम 5,95,000 में से 4,36,000 लेस करेंगे देन वी विल गेट ₹1,59,000। सो दिस इज द प्रॉफिट, क्योंकि पॉजिटिव में आया, बाकी अगर नेगेटिव में आता तो लॉस। ये निकाला हमने, क्या निकाला, प्रॉफिट निकाला एज पर दी नेट वर्थ मेथड, और नेट वर्थ को ही हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, और वी कैन से कैपिटल कंपैरिजन मेथड। क्लियर है? अब क्या करती हूँ एक बार आपको ताकि इजी वे में और समझ आए कंपेयर करवाती हूँ जैसे हम नॉर्मली करते आ रहे थे। हम क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल, ये मैं सिर्फ इसीलिए समझा रही हूँ जिनको याद है एक प्रॉपर जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। बाकी अगर आपको लगेगा कि आपको मिक्सअप हो रहा है या इसके साथ मिलके कन्फ्यूजन हो जाएगा तो इस चीज़ को मत देखना, आप इग्नोर करना, बट मैं फिर भी एक बार आपको बता रही हूँ। ओपनिंग कैपिटल में मैंने आपको कहा प्लस करते थे एडिशंस, लेस करते थे ड्राइंग्स, प्लस करते थे प्रॉफिट, लेस करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
और प्लस करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब ये वाली फिगर्स यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं एक बार। ओपनिंग कैपिटल 4 लाख, एडिशंस हैं हमारी 30,000, देन ड्राइंग्स हैं हमारी 90,000, सब्ट्रैक्ट करनी है, देन प्रॉफिट हमें निकालना है इस बार। ठीक है, प्रॉफिट तो निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें दी है 5,000 और सॉरी यहाँ पे प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 6,000, और लास्ट में हमारा निकल जाता था क्लोजिंग कैपिटल, बट यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया है दैट इज ₹5 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस होगा। अब आप निकाल नहीं सकते, देखो कितना इजी है। यहाँ पे हमें ये मिसिंग फिगर निकालनी है दैट इज प्रॉफिट। अब यहाँ अल्टीमेटली हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया है, सारी चीज़ें हमें दी रखी हैं, हम ऑपोजिट या फिर रिवर्सल में जाके अल्टीमेटली निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख है, जो चीज़ें यहाँ पे ओपनिंग में प्लस हुई हम यहाँ से उल्टे जाने के लिए रिवर्स कर देंगे। 5 लाख में से लेस करेंगे 6,000, देखो 5 लाख में लेस करा 6,000, देन प्लस करेंगे 5,000, ये क्या प्लस किया 5,000, देन प्रॉफिट निकालना है इसको छोड़े, देन प्लस करेंगे 90,000, प्लस करा 90,000, लेस करेंगे 30,000, लेस करा 30,000, प्लस सॉरी माइनस करेंगे 4 लाख, यहाँ पे भी क्या माइनस 4 लाख, और फिर निकल गया हमारा प्रॉफिट 1,59,000। वैसे ही ये जो मैंने आपको बताया एड लेस करेंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आ जाएगा 1,59,000। तो ये देखा नेटवर्थ मेथड कुछ भी नहीं है, इसी मेथड को बस उन्होंने क्या करा, शफल कर दिया, इक्वेशन को इधर उधर शिफ्ट कर दिया, बाकी सब सेम था। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू एज अ होमवर्क, आपने मुझे इसका आंसर बताना है इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है, नेटवर्थ मेथड पे। आप मुझे इसे खुद निकाल के बताएंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए देन अब हमने पढ़ लिया अबाउट द नेटवर्थ मेथड। मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होगा, कैपिटल मिसिंग होगा एंड एट दैट टाइम हमने क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब घबराइए मत, हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पे क्वेश्चन नहीं करने वाले, काफ़ी ईजी होगा बनाना, बाकी एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, जस्ट आपको एक बार पता हो। अगर आपने नोटिस करा तो सारी की सारी क्या है, ये बैलेंस शीट है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, जो कैपिटल होगा वो मिसिंग होगा और वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। कैसे, टोटल करेंगे ये सारे एसेट्स का, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये सारी चीज़ें, लाइक जैसे हम बैलेंसिंग फिगर निकालते थे लेजर अकाउंट्स में, तो अल्टीमेटली हमारा कैपिटल का फिगर निकल आएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज जस्ट लाइक द बैलेंस शीट। सपोज टोटल एसेट्स हमारे आए 20,000 और ये जो टोटल था हमारी चीज़ें दी रखी थी आपको दैट वाज 8,000, तो कैपिटल अल्टीमेटली हमारी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी, 12,000। क्लियर। नाउ एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पे थ्योरी। अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वही जैसे बैलेंस शीट क्या बताती थी, फाइनेंशियल पोजीशन, वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी क्या है, एक समराइज स्टेटमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन की, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट अ पर्टिकुलर डेट। यस, बैलेंस शीट भी हम पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं, तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलेंगे एट अ पर्टिकुलर डेट, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू बैलेंस शीट। सिमिलर क्या, वैसे तो मुझे लगता है पूरी ही बैलेंस शीट है, बस एक कैपिटल मिसिंग फिगर हो जाती है जिसको हम निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग फिगर दैट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कैपिटल अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कैपिटल निकालने के लिए हम बनाते हैं कैपिटल अमाउंट इज असर्टेंड एज एक्सेस ऑफ एसेट्स, यही सारे एसेट्स ओवर दी लाइबिलिटीज, सारी जितनी लाइबिलिटीज थी बाकी उसको सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पे फिगर निकाल लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आपको खुशी होगी, आपका सिंगल एंट्री सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। नाउ दीज आर दी 4 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आप इनके भी आंसर मुझे बताएंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है 4 दिए हैं एमसीक्यूज, पहले आप खुद बताएंगे मुझे इन द कमेंट सेक्शन इसका क्या आंसर है, और ये सारे बेस्ड है यही लेक्चर पे जो भी मैंने आपको दिया, बाकी सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है इस पे, आगे हम फर्दर प्रैक्टिस भी करेंगे कई सारे एमसीक्यूज की, जस्ट एक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगे हाँ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो मैंने दे दिए। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मुझे उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, मैंने पहले ही बताया, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको अच्छे से समझ भी आ रहा है, उनको मैं कोई बेनिफिट भी दे पा रही हूँ। ठीक है, ओके, तो घबराना नहीं है बिल्कुल, टॉपिक बिल्कुल ईजी था, आपने खुद ही नोटिस करा, इनफैक्ट वही सब चीज़ें थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी थी, बस कुछ न्यू टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुई हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही था। ओके, सो लेट्स फाइंड अप एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और ये टॉपिक अच्छे से समझ पाए। और वैसे देखा जाए तो ये अकाउंट्स में हमारा आई थिंक सेकेंड लास्ट टॉपिक रह गया था। नाउ ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट दैट इज डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग, देन हमारा अकाउंट सेक्शन पूरा कंप्लीट है। सो अब जितना हो सकेगा हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे इसके ऊपर,
और अभी टाइम भी है, अराउंड 1 मंथ इज़ स्टिल देयर, तो जितना हो सके आप रिवीजन करिए, क्योंकि बार-बार जितना वीडियोज़ को देखेंगे चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएँगी। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड इफ एनीबॉडी इज़ न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।